हे एवरीबॉडी, सो कैसे हो आप सब। आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। ये फिल्म मेंबर का एपिसोड नंबर 479 और जियान इसमें ज्वाइन करने वाला है ग्रेट 1000 को। उसे एक नया टाइटल मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड को बिना किसी टाइम वेस्ट के। हम जानते हैं कि पिछले एपिसोड में जियान और जूनर उस डेक्कन पैलेस के सामने तक पहुंच गए थे। ग्रेट 1000 का रेजिडेंट है। ऑल्दो यहाँ पे इकट्ठे होने वाले तो बहुत सारे एलिट्स हैं, लेकिन जियान को स्पेशल प्रेफरेंस दी जाती है और उसे खुद डीमन स्लेयर किंग बुलाता है। अब हम आगे की स्टोरी जानेंगे। पहले सीन में जियान और जूनर एल्डर डेकियन के साथ उस किले के अंदर चले जाते हैं। इस पैलेस के अंदर के जो कॉरिडोर्स थे वो डिवाइन पावर से चमक रहे होते हैं। जियान भॉइस से कोड के बोलते एल्डर डेकियन, ये वो एल्डर अपने हाथ को उठा के बोलता है, मैं जानता हूँ आपके पास कई सवाल होंगे, लेकिन मैं तो बस एक मैसेंजर हूँ। मेरे लॉर्ड आपका इंतजार कर रहे हैं। वो पॉइंट करता है सामने के वुडन गेट की तरफ जो कि एक चेम्बर में ले जाता था। पहले ग्लैंस में ये चीज काफी प्लेन सी लगती है, लेकिन इसे एक इथेरियल ओरिएंट कर रखा था। इसमें से निकलती हल्की सी सिल्वरी लाइटनिंग जो कि इस रूम को एक अदर वर्ल्डली ग्लो देती है। या जिस पॉइंट में जियान और जूनर ने उसके ऊपर फोकस किया था, उनकी रूहें कांप गई थी क्योंकि अंदर कोई था या कुछ ऐसा जो दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वो एल्डर जो को जियान को यहाँ तक लेके आया था, हम उसे उस दरवाजे को खटखटाते हुए देखते हैं। वो इतनी डोंग 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 की आवाज। वो कहता है, लॉर्ड दोनों गेस्ट आ चुके हैं। अंदर से आवाज आती है, ठीक है ना, अंदर आए तो, और तुम इस समय का इस्तेमाल करके अपनी मीटिंग के लिए तैयारियां करो। हम मीटिंग को डिस्कशन के बाद तुरंत शुरू करेंगे। समय कीमती है, इसलिए डिले करने का बिल्कुल रूम नहीं है। गहरी और स्थिर आवाज होती है। इसमें कोई फेरोसिटी नहीं बल्कि एक शॉकिंग वेट था, एक ऐसी अथॉरिटी की वजह से स्पेस भी हल्का सा हम होता है। वो एल्डर हल्का सा सर झुका के अपने कदमों को वापस ले लेता है। वहीं पे जूनर और जियान ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे। जिस पर एंटर करते हैं पूरा स्पेस शिफ्ट हुआ था। बज की साउंड से हवा टाइट हो जाती है, रोशनी ट्विस्ट होने लगी थी। इन्हें ऑलमोस्ट चक्कर से आ जाते हैं। ये ऐसा फील करते हैं जैसे कि ऐसे वॉइड में आ चुके हो, इसे जानबूझ के लॉक किया गया है। जैन बिना आसपास को स्कैन करके बोलता है, एक स्पेस डोमेन है। तो ये पहली वाली काम आवाज बोलती है, सेंसेस तो शार्प है। मैं हूँ लैंग लियोचेन, ग्रेट 1000 पैलेस का डीमन स्लेयर किंग। जैन फाइनली तुमसे मिलके मुझे अच्छा लगा। यहाँ कोई चेयर्स, टेबल या फिर नॉर्मल डेकोरेशंस नहीं होती। एक परफेक्टली स्टेबलाइज स्पेस डोमेन था, पर स्पेस की पावर से भरे हुए सोल्डिंग वोटेक्स होते हैं। और सामने एक डार्क येलो स्किन वाला मिडिल एज मैन खड़ा हुआ था। इसके गहरी आंखें जियान के फिक्स होती हैं। जियान वॉइस से कोड के बोलता है, द डीमन किंग। इंस्टिंक्चुअली उसका हाथ जो कि जूनर के हाथ को पकड़े हुआ था वो टाइट हो गया था। हालांकि सामने खड़ा व्यक्ति मिडिल एज लगता है, लेकिन इसके पूरे बाल सफेद हो चुके थे जो उसके पुराने अनुभवों को जाहिर करता है। द सेम टाइम उसकी बॉडी से जो हल्का सा प्रेशर रेडिएट हो रहा था, इवन फायर एल्फ क्लैन की एल्डर एलिजा से भी एक आधा लेवल स्ट्रॉन्ग होता है। ध्यान जाता है हमारा उस डीमन स्लेयर किंग लैंग लियूशन के ऊपर, जो जियान से बोलता है, ये पूरा डोमेन मेरे अंडर है, इसलिए यहाँ पे जो भी बोला जाएगा के बारे में कोई और नहीं जान सकता। तुम जो चाहो वो पूछ सकते हो। आखिरकार मुझे तुमसे भी किस चीज की जरूरत है। धीरे धीरे उसके कदम आगे बढ़ते हैं। हर सेकंड के साथ उसका वो डीप ओशन जैसा ऑरा जो एकदम इमेजरेबल और सफोकेटिंग होता है, वो जियान के शरीर के ऊपर से होकर जाता है, जैसे से पूरी तरह से स्कैन कर लिया गया हो। कोर्स नॉर्मल तो जियान भी नहीं था। अपने आप को स्टेबलाइज करके वो कहता है, इस प्राइवेट मीटिंग का पर्पस क्या है। डीमन स्लेयर किंग एक्सप्लेन करता है कि प्लेन की मीटिंग हमेशा एक यंगर जनरेशन की एक गैदरिंग रही है, लेकिन इस बार ये बहुत अलग होगी। उसकी आवाज काम रहती है, लेकिन इसके अंदर अथॉरिटी को बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता था। पॉइंट में जियान स्पेस में आया था, लैंग लियूचन की नजरों ने उसे कभी नहीं छोड़ा होता है। ये डीमन स्लेयर किंग अपनी एज के बाद भी नॉर्मल इनकार्नेशन से ऊपर की स्टैंड को एमिनेट कर रहा था। इसका वो कोल्ड टेम्परेचर इस पूरे डोमेन को बिल्कुल किसी जेल की तरह बना देता है, जिसमें सिर्फ उसकी चलेगी। ये दूसरा सवाल पूछता है, तो फिर डीमन किंग आप स्पेसिफिकली मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। ये सुन के लैंग लियूचन के एक्सप्रेशन हल्के से शिफ्ट हो गए थे। वो एक हल्की सी सांस लेके बोलता है, जो इंटेलिजेंस हमने इकट्ठी करी है उसके हिसाब से तुम्हारे शरीर के अंदर कई होली फ्लेम्स होनी चाहिए, राइट। जैन की बॉडी स्टिफ हो गई थी। उसके मुंह से निकलते हैं शब्द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेज। और कुछ नहीं कहता, लेकिन इम्प्लीकेशन बिल्कुल क्लियर था। अगर डीमन स्लेयर किंग ने उसके अंदर की होली फ्लेम्स को स्कैन कर लिया है तो ये कन्वर्सेशन बिल्कुल सिंपल नहीं है। लेकिन तब भी लैंग लियूचन अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है, हमारे इस ग्रेट 1000 पैलेस को एग्जिस्ट करते हुए न जाने कितना समय निकल चुका है। तब से कई डीमन स्लेयर किंग्स ने अपनी जान गंवाई और फिर से राइज हुए। मैं बस उनमें से बाद में से हूँ। मुझसे पहले भी मुझसे कई पावरफुल एक्सपर्ट्स हुए हैं। बस बात ऐसी है कि जब हमारे डीमन स्लेयर किंग अपनी जान गंवाते हैं तो पीछे अपने ट्रेजर्स को छोड़ के जाते हैं। इनमें से सबसे नोटेबल है मार्शल मेंशन, जो डीमन स्लेयर किंग ज़ो युआन का था। उस जगह पे सुप्रीम टेक्निक्स, अपॉर्चुनिटीज और
और इवन हैवरी डाउ से रिलेटेड कई सीक्रेट्स हैं। इतना कह के लैंग ल्यूशन वहीं पर रुक गया था, जैसे वो आगे जिस इन्फॉर्मेशन को रिवील करेगा उसकी नाप तौल कर रहा हो। या रिप्लाई करता है कि अगर डीमन स्लेयर किंग जो युआन अपनी जान को गवा चुके हैं तो फिर अपने नाम और ऑरे का इस्तेमाल करके ग्रेट थाउजेंड लीग की तरफ से ऑर्डर्स कैसे पास कर सकते हैं, और इसके साथ मेरी होली फ्लेम्स का क्या लेना देना है। जो युआन एक डीमन स्लेयर किंग ये बिना किसी सवाल के लैंग ल्यूशन से कई गुना स्ट्रॉन्ग था। उसके नाम का इस तरीके से अपीयर होना अननेचुरल है। डीमन स्लेयर किंग लैंग ल्यूशन गहरी सांस भरता है और बताता है क्योंकि डीमन स्लेयर किंग जो युआन का मार्शल मेंशन एक इविल इन्फेस्टेड रीजन की गहराई में है। ये उन इविल ट्राइब की बेसिस में से एक है। वहाँ के करप्शन को नॉर्मल लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, और वहाँ पे सेफ्टी के साथ अप्रोच करने के लिए हमें होली फ्लेम की जरूरत होगी, क्योंकि बिना होली फ्लेम की प्योरीफाइंग पावर के हमारे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में से कोई भी उस जगह के क्लोज नहीं जा सकता। सुन के जान की आईब्रोज और भी नीट हो जाती हैं। वो बोलता है लेकिन इसे एक्सप्लेन नहीं होता कि आखिर इससे मेरा क्या लेने देना है। आफ्टर ऑल ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में होली फ्लेम्स के होल्डर और भी होंगे, राइट। ये सुन के लैंग ल्यूशन की आंखें पैनी हो जाती हैं। वो कहता है होली फ्लेम एक बार जैसे अपना मास्टर एक्नॉलेज करती है फिर वो बिना परमिशन के वापस नहीं ली जा सकती, ना ही वो ट्रांसफर करी जा सकती है, और अकेली बात तुम्हें एक यूनिक पोजीशन देती है। जहाँ तक बात रही बाकी की होली फ्लेम्स की, तो वो एक्सपर्ट्स अपनी अपनी पोजीशंस को छोड़ नहीं सकते हैं। वैसे भी इविल ट्राइब ऑलरेडी मूवमेंट्स को दिखा रही है। अगर हमने अपनी टॉप कॉम्बैट फोर्सेस को किसी भी तरीके से एक फोर्ट्रेस से हटाया तो वो जगह कमजोर हो जाएगी और इविल ट्राइब को इन्वेड करने का मौका मिल जाएगा। इसी वजह से तुम और मार्शल मेंशन की बैटल ये एक्सप्लेन मीटिंग की असली पर्पस है। फाइनली जन पूछता है असली सवाल कि आखिर इस सब से मुझे मिलेगा क्या। स्माइल तो लैंग ल्यूशन के चेहरे पे भी आ जाती है। ये दोनों ही चालाक लोमड़ियां एक दूसरे को अच्छे से पहचान जाती हैं। वो रिप्लाई करता है मार्शल मेंशन के जितने सारे बेनिफिट्स हैं वो बस तुम्हें बिलोंग करेंगे। हम तुम्हारे लिए एक वर्ड चैनल को ओपन करके तुम्हें गाइड करेंगे। वहाँ पे जाने के बाद तुम जो भी एक्वायर करोगे हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है। आगे की जानकारी एक्सप्लेन करी जाएंगी प्लेन मीटिंग के टाइम पे। इतना कह के वो अपनी उंगलियों को फ्लिक करता है। हवा में एक सुनहरा कागज अपीयर हुआ था। वो कहता है इसे रखो, ये तुम्हारी मार्शल मेंशन के अंदर हेल्प करेगा। जिस पर उस गोल्डन शीट के अंदर का ऑरा जुन्नर ने सेंस किया था उसके एक्सप्रेशन शिफ्ट हो गए थे। हालांकि देखने पे सुनहरा कागज बिल्कुल ब्लैंक यानी कि खाली होता है, लेकिन जो रोशनी इसके चारों तरफ घूम रही थी इसमें होती एक इमेंस एंशिएंट पावर। लैंग ल्यूशन बोलता है चलो हम प्लेन कॉन्फ्रेंस हॉल में चलते हैं, मैं थोड़ी सी देर में आऊंगा। उसके एक इशारे पे रूम नॉर्मल हो गया था। फिर अपीयर होते हैं दो अटेंडेंट्स। ये दोनों जुन्नर और जियान को लेके गए थे। ये फाइनली इनके फिगर पूरी तरह से डिसअपियर हो गए थे। तभी लैंग ल्यूशन के पीछे के स्पेस में रिपर्स बनती हैं। एक ओल्ड मैन बाहर आया था। इससे एक्सप्रेशन शर्म से भरे होते हैं। वो बोलता है इन्हें इस तरीके से इस्तेमाल करना क्या ये कोई ज्यादा ही क्रूअल नहीं है। लैंग ल्यूशन के एक्सप्रेशन अचानक से कोल्ड हो गए थे। वो जवाब देता है किंग गुकुन, तुम भूल चुके कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इविल रेस की वजह से हमारे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को कैसे सफर करना पड़ा था। अब इतनी सारी जनरेशंस के बाद इंसानी दुनिया के ग्रेट फैक्शंस ये बस अपने अपने किनारों को बचाना चाहते हैं। अभी इस खास मेथड का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बस हम अपनी पावर से इविल ट्राइब की फाउंडेशन नहीं हिला सकते। हर एक एरा में हमारे डीमन स्लेयर किंग अपनी जान गंवा देते हैं। अगर हमने अपनी स्ट्रेंथ को यूनाइट नहीं किया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और तो इन कुछ सालों में ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में जो हो रहा है वो अननेचुरल साइलेंस, मैं उस षड्यंत्र को फील कर पा रहा हूँ। वो अटैक की तैयारी कर रहे हैं। ये सुन के फाइनली वो ओल्ड मैन भी साय करता है। वो कहता है परहैप्स जब ये लॉर्ड रेस्क्यू करे जाएंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस हम सब कुछ संभाल ले होंगे। लैंग ल्यूशन भी कुछ समय तक शांत रहने के बाद बोलता है ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को हमारी ग्रेट थाउजेंड लीग प्रोटेक्ट करेगी, और ये मार्शल मेंशन एक्सपेडिशन ये इविल रेस के खिलाफ हमारी पहली झड़प होगी। दोनों के फिगर्स धीरे धीरे फेड होने लगे थे। बेसिकली षड्यंत्र बस इविल ट्राइब से नहीं कर रही है। मामला तो यहाँ भी सिंपल नहीं है। सीन चेंज हुआ था जब जॉन जूनर डेक्कन पैलेस की कॉरिडोर से होकर कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जा रहे होते हैं। सोल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके जियान से कम्युनिकेट करती है। वो कहती है ब्रदर जियान, इस लैंग ल्यूशन के एक्सप्रेशन अभी मुझे सही नहीं लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर रुक गया। मेरे हिसाब से ये कुछ छिपा रहा है। डीमन स्लेयर किंग के द्वारा खुद समन किया जाना ये ऑब्वियसली नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था, और सब वो इशारा करता है उस मिस्टीरियस गोल्डन पेपर की तरफ इसे जियान को हैंड ओवर किया गया है। जियान भी रिप्लाई करता है हाँ ये सच है, मुझे भी चीजें पेचीदा लग रही हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हमें अडेप्ट करना होगा। इसके साथ ही सीधे चले जाते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में। उन छिपे हुए खतरों को ट्रेसेस जियान ऑलरेडी सेंस कर पाता है। वो सिग्नल्स बताते हैं कि जर्नी बिल्कुल पीसफुल नहीं रहने वाली, लेकिन इसका कुछ किया भी नहीं जा सकता। जो परेशानी आएगी उसे फेस करना ही होगा। एक और फिर से सीन चेंज होता है। ये वही इकट्ठे होने वाले जीनियस थे। इनमें से कोई बोलता है वो आ गए, तो कोई कहता है जियान आ गया। एक लड़की बोलती कि यही वो है
जैसे खुद डीमन किंग ने बुलाया था। आखिर हमारी पीठ पीछे हो क्या रहा है। ये बात बस सोल पावर के थ्रू होती है, किसी की भी तेज बोलने की हिम्मत नहीं होती। डेकन पैलेस के कॉन्फ्रेंस हॉल का माहौल काफी सोलम था। ये 10 प्राउड यूनिसेस चुपचाप से इंतजार करते हैं। ध्यान जाता है उसी टियानफेंग वुमन के ऊपर जो कि फिनिक्स ब्लड लाइन को पोजेस करती है। हालांकि जियान भी उसके लिए इंटरेस्टिंग था, लेकिन जब वो देखती है जूनर को, उसकी आंखों की गहराइयों में एक सरप्राइज अपीयर हुआ था। वो कहती है, ओ ये रिएक्शन अनमिस्टेकेबल था। पहले वो एक ब्लड लाइन सप्रेशन को फील करती है जो कि एक हायर लिनियज से आता है। वो कदम आगे बढ़ाती है जियान के डुओ की तरफ, फिर ग्रेसफुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, टियानफेंग क्लैन फेंगचिन। उसकी नजरें जियान के ऊपर नहीं बल्कि जूनर के ऊपर थी। जूनर का वो नोबल और फ्लॉलेस चेहरा और वो परफेक्ट फिगर। इवन फेंगचिन जो कि अपने ऊपर प्राउड फील करती थी, अभी उसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा होता है। आजकल सामने खड़ी लड़की में से उसे फिनिक्स ब्लडेड ऑरा फील होता है। जूनर भी नॉड करके बोलती, एंडलेस फायर टेरिटरी गो जूनर। इसे देख के वो तुरंत ही समझ गई थी कि रिएक्शन उसकी इनकारनेशन सील से आया है, और आया है उस फिनिक्स निर्वाणा पिल से जो कि उसके शरीर में इन्फ्यूज हो रही है। जब भी कोई फिनिक्स लिनेज का उसके संपर्क में आएगा, ब्लड लाइन का रेजोनेंस अपने आप काम करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ खास बात करने को नहीं था। ये चुपचाप से इंतजार करते हैं। कुछ समय के बाद की बात थी जब एल्डर डेकन और डीमन किंग लैंग्ल्यूजन का फिगर अपीयर होता है। ये कहते हैं क्योंकि सब लोग आ चुके हैं तो चलो ब्लेन मीटिंग को शुरू किया जाए, लेकिन इससे पहले एक सिंपल प्रोसीजर कंप्लीट किया जाएगा। इस काम लेकिन मैस्टिक वाइट ने सबको शांत कर दिया था। एक रेड किंग टीयर के आउटर डीमन को खत्म करने वाला पावर हाउस, बेसिकली पावर हाउस कहना तो गलत हुआ, एक सुपर पावर हाउस, बस इसकी प्रेजेंस ही सबको शांत कराने के लिए काफी थी। इन शब्दों को सुनकर जीनियस के चेहरों पे कंफ्यूज लुक्स आते हैं। प्लेन मीटिंग के लिए इतने ज्यादा लोगों की जरूरत कभी नहीं पड़ी थी। वो कहते हैं आखिर हमें करना क्या होगा। फाइनली ध्यान गया था हमारा एल्डर डेकियन के ऊपर। वो एक हल्की सी तेज आवाज में कहते हैं, आप सबके पास अपने अपने डीमन सप्रेशन स्टोन जरूर होंगे राइट। लोग कहते हैं वही डीमन सप्रेशन स्टोन जिसे सबके डीमन किलिंग पॉइंट चेक करे जाते हैं। जैन भी कहता है मैजिक सप्रेशन स्टोन। उसे याद आती है घोस्ट रियम की जहाँ पे उसने इस आइटम को हासिल किया था। ये रिकॉर्ड करता है इविल रेस के किल्स को और पॉइंट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। फिर इन पॉइंट्स को रेयर आइटम्स के लिए एक्सचेंज किया जा सकता था। हाउएवर सोलिंग फ्लेम टेक्निक को हासिल करने के बाद जैन ने इसका बहुत कम यूज किया होता है, इसलिए इसे उसने चेक भी नहीं किया था। उसके एक्सप्रेशंस को देख के जूनर बोलती, ब्रदर जियान क्या आप उसे भूल गए हो? डीमन सप्रेशन स्टोन सारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डीमंस के किल को रिकॉर्ड करता है। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और इनमें पॉइंट्स बहुत एक्यूरेटली राइज होते हैं। एक डीमन स्लेयर किंग के टाइटल को अचीव करने के लिए इस सप्रेशन स्टोन में कम से कम 1 मिलियन डीमन किलिंग पॉइंट्स होने चाहिए। फिर वो बताती है किस किस को खत्म करने पे कितने पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे किंग रैंक की इविल एंटिटी को खत्म करने में मिलेंगे 1 लाख पॉइंट्स, वही भी ब्लैक किंग वाली को 2 लाख, व्हाइट किंग को 3 लाख और रेड किंग को 9 लाख। जैन नॉड करके बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे पॉइंट्स बस घोस्ट रियम में रिकॉर्ड करे जाएंगे। फिर वो अपनी मैजिक सप्रेशन स्टोन को निकालता है, लेकिन अभी पहले ऐसा नहीं था। ये भारी होता है, इसके चारों तरफ क्रैक्स फैले हुए थे। इसमें से हल्की सी ब्लडी लाइट निकल रही होती है जैसे चीज फटने वाली हो। जैन सेंस नहीं कर पाता, लेकिन डीमन स्लेयर लैंग्ल्यूचेन इन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके उसकी आंखें तुरंत नैरो हो जाती हैं। हम उसके पूरे शरीर को कांपते हुए देखते हैं। फाइनली इंस्पेक्टिंग एल्डर जब देखता है जियान की स्टोन को, इस्तेमाल करता है उस खास तरीके की टेक्निक को, जैसे जियान के डीमन सप्रेशन स्टोन में से ग्लोइंग नंबर बाहर आया था। ये वो नंबर था जिसकी वजह से देखने वालों की आंखें इनके आई सॉकेट से ऑलमोस्ट बाहर आ गई होती हैं। वो एल्डर अपनी ट्रेम्बलिंग वॉइस में बोलते हैं 1,700,000। उस डीमन स्लेयर किंग लैंग्ल्यूशन ने गहरी सांस भरी होती है। वो कहते हैं लड़के क्या ये स्टोन रियल है? उसके हिसाब से इम्पॉसिबल था, एकदम पागलपन। इवन वो जो कि डीमन स्लेयर किंग है, हजारों सालों तक इविल रेस से फाइट करने के बाद भी और इतनी सारी इंटेंस बैटल को सरवाइव करने के बाद भी उसके पॉइंट्स बस 1.2 मिलियन होते हैं। लेकिन इस लड़के का स्टोन इसमें ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन पॉइंट्स हैं। वो एल्डर फंसाता है उन नामों को जो कि पत्थर पे अपीयर हो रहे थे। ये होती हैं ब्लड किंग मो, इविल स्कॉलर और ब्लड सेंटिपीड मार्कस। इन शब्दों ने तो पूरे हॉल को साइलेंट कर दिया था, ये सबकी मौत आ गई हो, क्योंकि जो भी नाम लिए गए थे पहले ग्रेट वर्ल्ड वॉर में सारे फेमस मॉन्स्टर्स थे। वो लेजेंड्स जिनका टेरर इविल रेस में भी माना जाता है। लैंग्ल्यूचन फाइनली बोलता, तुमने इन सबको मारने वाले तुम हो। वो जान को ऐसे देखता है जैसे वो किसी मिथिकल बीस्ट को देख रहा हो। बेसिकली इविल रेस के इस लेवल के पावर हाउसेस ये सबूतों को कभी नहीं छोड़ते थे, और अगर गलती से कोई मिल भी जाता है तो फाइट करने के बाद भी इनकी जान लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। हाउएवर जियान ने मल्टीपल एंटिटीज को खत्म किया था। जियान तो कैजुअली बोल देता है और क्या। वो कंफ्यूज था कि सब लोग इतने स्टंट क्यों लग रहे हैं। वहीं पे जूनर अपने हाथ से मुंह को ढक के हंसती है। वो ही करके बोलती, बिग ब्रदर जियान, डीमन
सप्रेशन स्टोन्स को डेक्कन पैलेस ने बनाया है। ये वो स्किल्स को रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि नाम, आइडेंटिटी, रैंक्स ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। जूनो स्वीटली स्माइल करती है। दिखाई देते हैं हमें वो पहने पहने दांत। वो जियान से कहती है, लगता है बिग ब्रदर जियान आप जूनो से कई चीजों को छिपा रहे हो। इस हॉल में एल्डर की आवाज गूंजी थी जो सबके दिमागों को फाड़ के रख देती है। वो अपनी थंडरस आवाज में कहता है 1 मिलियन डीमन किलिंग पॉइंट्स। एक रेड किंग को स्ले किया, मतलब खत्म किया। मास्टर लिंग ऐसे रिकॉर्ड के साथ लॉर्ड जन एक डीमन स्लेयर किंग बनने के लिए क्वालिफाइड है। इन शब्दों पे सब जम गए होते हैं। ये लड़का जिसने ढंग से अपनी रिनकार्नेशन रेन को स्टेबलाइज भी नहीं कर पाया है, वो डायरेक्टली डीमन स्लेयर किंग की पोजीशन पर सेंड होने वाला है। ऐसा अब तक की हिस्ट्री में कभी नहीं सुना गया था। आखिरकार डीमन स्लेयर किंग का टाइटल ये इंसानों की बैटल पावर की एब्सोल्यूट लिमिट होती है। वो काउंटलेस जीनियसेस बस अपनी जिंदगियों में सपने ही देखते रहते हैं कि वो किसी दिन इस लेवल को टच कर पाएंगे। लेकिन जियान, उसने टाइटल बिना जाने ही हासिल कर लिया। और इस टाइटल के साथ क्या आता था? वेल, उसे डेक्कन पैलेस की ट्रेजरी की एक्सेस मिलेगी। वो लेजेंडरी तिजोरी जहाँ पे उन सभी डीमन स्लेयर किंग के ट्रेजर्स मौजूद हैं जो इतिहास के पन्नों में रह गए हैं। डेक्कन पैलेस की तिजोरी इतनी कीमती थी कि उसकी कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती। हॉल करीब 1-2 मिनट्स के लिए शांत रहा था। फिर लॉन्ग लेजेंड की गहरी आवाज गूंजती है हॉल में। वो अनाउंस करते हैं क्योंकि स्टेटस ऑफ पोजीशन सेटल हो चुकी है तो चलो इस प्लेन मीटिंग को शुरू करें। आप सब अपने सीट्स पे जाइए। और आज से एंडलेस फाइट ट्री के लॉर्ड जियान को ग्रेट 1000 पैलेस के 99th डीमन स्लेयर किंग का टाइटल मिलता है। जब ये मैटर खत्म होगा तो किंग तुम्हें डीमन स्लेयर किंग का टाइटल फॉर्मली देगा और डेक्कन पैलेस अपनी पूरी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके तुम्हें कल्टिवेट करेगा। डीमन एग्जीक्यूशन पॉइंट्स को बिल्कुल फेक नहीं किया जा सकता था, न ही इन्हें किसी से उधार लिया जा सकता है। ये पॉइंट्स हासिल होते हैं बस अपनी स्ट्रेंथ से। और अगर इस इक्वेशन में जियान की होली फ्लेम भी ऐड कर दिया जाए तो सिचुएशन को स्टेबलाइज करने का लैंग्लिशन के पास बस यही विकल्प था। अभी आंखों में तो जियान की भी खुशी की रोशनी होती है। वो हाथ कप करके बोलता है, अगर ऐसी बात है मैं लॉर्ड लैंग को थैंक यू बोलना चाहूंगा। लैंग्लिशन नॉड करके बोलता है, ठीक है। तो वे शुरू करते हैं प्लेन मीटिंग को। कोई ऑब्जेक्ट करना चाहता है? तो कोई रिप्लाई नहीं आया था। ये हॉल साइलेंट था। वो यंग एलीट जो कि अपनी पावर और टैलेंट के ऊपर बहुत प्राउड फील करते थे, ये इनकी प्रेजेंस इनके दिलों को बहुत भारी कर रही होती है, जैसे इनके ऊपर कोई पहाड़ रखा हो। लैंग्लिशन, जियान, एल्डर डेक्कन ये मेन हॉल के सामने खड़े होकर बोलते हैं क्योंकि कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है तो लेट्स बिगिन। को सबसे पहले बोलने वाला यही डीमन किंग था। वो खुद ही सवाल करता है कि इस बार की प्लेन मीटिंग में आखिर हमारी ग्रेट 1000 लीग क्या चाहती है। उनके 50 प्रोड्यूस की आंखें पैनी हो जाती हैं। इनके दिमाग तेजी से काम कर रहे थे। ऐसा लगता है गैस कर रहे हो कि आगे क्या होने वाला है। लैंग्लिशन अपनी गहरी आवाज में कहता है, तब तक इतिहास में हुई प्लेन मीटिंग्स ये इंसानी दुनिया की टॉप यंगर जनरेशन के बीच में वो सिंपल कंपटीशन जैसा होता है। होwever, इस बार चीजें अलग होंगी। आई बिलीव आप सबने फॉरेन इविल रेस के बारे में तो सुना ही होगा, राइट? ये सवाल इसलिए था क्योंकि यहाँ पे इकट्ठे होने वाले एलिट्स बस मेन पावर से नहीं आते थे। यहाँ सोर्ड डोमेन जैसी और भी फोर्सेस थी, उनका ध्यान बस अपनी सोर्ड कल्टिवेशन पे रहता है। जैसी लैंग्लिशन की आवाज फैलती है, हॉल में chaos फैल गई थी। जो इविल रेस के बारे में जानते थे उनकी आंखों में हेट्रेड दिखती है। वही वे कुछ लोग कंफ्यूज चेहरों को लिए थे। फॉरेन इविल रेस, लेकिन क्या फर्स्ट ग्रेट बैटल में वो हार नहीं गए थे? फिर ये वापस कैसे आ रहे हैं? तो कोई बोलता है क्या हमारी दुनिया के सुप्रीम पावर हाउसेस ने ग्रेट 1000 वर्ल्ड के क्रैक्स को सील नहीं कर दिया था? मैंने अपनी रिनकार्नेशन को भी जलाना पड़ा था। लैंग्लिशन हल्की आवाज में रिप्लाई करता है, हाँ, हालांकि उन क्रैक्स में से तो कोई डिस्टर्बेंस हो नहीं हो रही है और हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी जीत गए थे, बट इसके बदले में ग्रेट 1000 वर्ल्ड ने एक हॉरिबल प्राइस को पे किया था। न जाने कितने पीक एक्सपर्ट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। इनमें हमारे डेक्कन पैलेस के डीमन स्लेयर किंग्स भी शामिल हैं। पूछते हैं क्या तुम्हें डीमन किंग ज़ो युआन याद है? इन शब्दों को सुन के वुमन फेंगचिंग, जिसके पास फीनिक्स क्लाइन की ब्लड लाइन थी, वो भैंस से कोड़ के बोलती, डीमन किंग ज़ो युआन, क्या सीनियर आप उन्हीं की बात कर रहे हो जो अपनी वाइफ को बचाने के लिए फॉरेन इविल क्लैन की रॉयल ट्राइब में अकेली एंटर कर गए होते हैं? उस बैटल में एक रेड किंग लेवल के साथ साथ और भी कई इविल किंग्स ने अपनी जान गंवाई थी, जिसके बाद वो फाइनली जिंदा वापस लौट आए। लेकिन अगर मैं सही से रिकॉल कर रही हूँ तो पहले वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी जिंदगी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है। लैंग्लिशन कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा। वेल, ये प्लेन मीटिंग एक्चुअली में एक अपॉर्चुनिटी है। लॉर्ड ज़ो युआन की गुजर जाने के बाद उनका एसेंस मिलिट्री मेंशन में ट्रांसफॉर्म हो गया, जैसे हम वुफू के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जगह उस वॉइड के रीजन में है जहाँ पे इविल रेस का राज है।
हैं। इवन हम भी वहाँ पे लंबे समय तक रह नहीं सकते। मुझे लगता है तुम में से कईयों को वुफू के रेपुटेशन के बारे में अच्छे से पता होगा। इल्यूशन के शब्द पूरे हॉल को हिला डालते हैं। कईयों के चेहरों पे शॉक अपीयर होता है। वो बोलते हैं वुफू। वुफू एक्चुअली में स्लेयर डीमन किंग जो युआन का रेजिडेंट है। कोई बोलता है रूमर्स के हिसाब से वुफू के अंदर वो एबनॉर्मल लेवल की फाइटिंग आर्ट्स मौजूद हैं। वो मार्शल एम्पर होली बॉडी, भले इसकी एग्जैक्ट रैंक के बारे में कोई नहीं जानता हो, लेकिन कहा जाता है कि डीमन किंग जो युआन ने इसका इस्तेमाल करके ही रेड किंग लेवल के दुश्मनों के अटैक्स का सामना किया है। एक सुप्रीम बॉडी फोर्जिंग टेक्निक जो ग्रेट फॉरवर्ड टेक्निक से लेवल तक पहुंच चुकी होगी। इस कल्टीवेशन बेस तक पहुंचने के बाद इन सबको पता होता है कि इमोर्टल आर्ट से होती है स्मॉल फॉरवर्ड आर्ट्स और मीडियम फॉरवर्ड टेक्निक, फिर आती है ग्रेट फॉरवर्ड टेक्निक और इन सब के बियॉन्ड होती है गॉड लेवल आर्ट्स। सुंदर भी अपने होठों को जान के कान के करीब ले जाती है और बताती है इन डिटेल्स को। तुरंत ही जान का चेहरा भी शौक से भर गया था। ठंडी सांस भर के बोलता है फिजिकल स्ट्रेंथनिंग आर्ट जो बस गॉड रैंक से नीचे है। तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन अपने कंप्लीट फॉर्म में एक्चुअली में गॉड रैंक पे होगी? ध्यान फिर से लैंग्ल्यूशन की तरफ गया था जो अनाउंस करता है कि वुफू का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बस इसकी लोकेशन को कंफर्म किया है, लेकिन फॉरेन इविल एक्सपर्ट्स की प्रेजेंस की वजह से हमारे पीक लेवल के पावर हाउसेस डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकते, इसलिए हमारी सारी उम्मीदें तुम सबके ऊपर है। वुफू के अंदर जाने के बाद सब कुछ तुम्हें बिलोंग करेगा। हम बस ये चाहते हैं कि डीमन किंग जोयुआन की कॉर्प्स को बाहर लाया जाए। इसमें जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो रुकें। अगर आप हेजिटेंट हैं तो जा सकते हैं। लैंग्ल्यूशन की आवाज में कोई फोर्स नहीं थी, इसमें बस सिंसियरिटी और एक अर्जेंसी होती है। हॉल का माहौल बहुत ही टेंस और सोलम हो जाता है। सिर्फ तो ये अनइमेजिनेबल अपॉर्चुनिटी थी, तो दूसरी तरफ ये बहुत जल्दी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन भी बन सकती है। आखिरकार ने फॉरेन इविल रेस के बीच में जाना है, ये एक आसान निर्णय नहीं होता। ऑफ कोर्स यहाँ तक पहुंचने वालों में एम्बिशन की क्या कमी थी। कुछ समय के बाद जब यहाँ से कोई नहीं जाता तो वो डीमन स्लेयर किंग लैंग्ल्यूशन एक ब्लैक रोड मैन की तरफ पॉइंट करके बोलता है, क्योंकि आप सबने जाने का फैसला लिया है तो वुफू की इस एक्सपेडिशन को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। एल्डकुन ऑफ इविल ट्राइब के अंदर स्पेशल चैनल को मेंटेन करोगे। जन सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हें दी जाती है। हमें स्पेस को आइसोलेट करना होगा। वो काली वेशभूषा से ढका हुआ बुड्ढा ही करके बोलता है, नो प्रॉब्लम। मैंने ऐसे गर्म खून वाले नौजवान सदियों से नहीं देखे। हंसी की आवाज गूंजती है, लेकिन साथ में कैरी करती है एक टेरिफाइंग पावर को जो कि नॉर्मल रिइंकार्नेशन के बियॉन्ड थी। जन का स्पिरिचुअल पहले से भी हल्का ट्रेम्बल होता है। वो खुद से बोलता है, हु आर यू ऑन रियम से ऊपर की सोल, एक डिवाइन वंडरर। पहले डीमन स्लेयर किंग लैंग्ल्यूशन इशारा करता है, कानों में वेंगोंग की आवाज आती है। स्पेस ट्विस्ट हुआ था, इसमें से एक वर्ड टनल बनी थी। जैसे स्पेस का दरवाजा खुला था, अंदर से आती घटिया सी स्ट्रेंज। वो कहता है इविल रेस का पैसेज खुल चुका है और ये है वुफू का डिटेल्ड मैप। इसे तुम सबके माइंड में भेज दे रहा हूँ। फिर वो जियान की तरफ मुड़ के बोलता है, डीमन स्लेयर किंग जियान कि तुम रिस्पॉन्सिबल रहोगे। मैं लैंग्ल्यूशन तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। इस बार लैंग्ल्यूशन की आंखों में सिंसियरिटी थी और वो बाव करता है। जियान भी हाथ कप करके बोलते है, लॉर्ड लैंग आप ज्यादा ही पोलाइट हो। फिर एक के बाद एक लीड्स अपनी सीट से खड़े होते हैं। ये सीधे उस चैनल के अंदर चले गए थे। वो ओल्ड मैन जिसका नाम होता है डीमन स्लेयर किंग कुन की सोल पावर सबको प्रोटेक्शन देती है। वो जगह जो कोई डीमन किंग जोयुआन की कब्र बनी, वेल क्या वहाँ पे बस ट्रेजर्स ही मौजूद होंगे? वेल ये कहना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि उन पेनी सेंसेस वालों को अंदर से जैसी फीलिंग आ रही है, ये फील कर पाते हैं कि यहाँ से जितने जा रहे हैं उतनों का जिंदा वापस लौटना बहुत मुश्किल है। सीन चेंज होता है। करीब 1 घंटे के उस वॉइड पैसेज के ट्रेवल के बाद सब पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। जो इन्फॉर्मेशन डीमन स्लेयर किंग लैंग्ल्यूशन ने दी थी उसके हिसाब से पर्टिकुलर आउटर रीजन जोन, इसे जुआनगुई टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। ये जगह बेसिकली एक बैटल ग्राउंड जैसी होती है। यहाँ हर कुछ दूरी पे वो शैटर्ड कॉर्प्सेस और टूटे हुए वेपन्स दिखाई देते हैं। ये निशानी होती है इन ब्रूटल कन्फ्रंटेशंस की। यहाँ की जमीन और स्पेस अजीब सा ग्रे होता है। नीचे खून के सूखे हुए दाग दिखाई देते हैं। ये पूरा रीजन इतना डार्क और डिम था कि ना यहाँ होती है कोई सनलाइट, ना ही कोई गर्माहट, जैसे जिंदगी कोई मिटा दिया गया हो। ओकेजनली इस ग्लूमी आउटर रियम की दुनिया में हमें आसमान में कई चीजें मीटरों की तरह नीचे गिरती हुई दिखती हैं। बस इनका रंग गहरा लाल होता है। हर बार जब ये चीजें हवा को चीरा करती थी, इनमें से निकलती हैं स्टिकी ब्लैक शैडोज। ये शैडोज जहाँ जहाँ से जाते हैं, इवन वर्ड भी डिसॉल्व हो जाता है। इन ब्लैक शैडोज को देख के बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे शिकारी अपने शिकार को ढूंढ रहे हो। इनके पास से निकलने पे जो eerie साउंड्स कान में जाते हैं, ये चीजों की रूहों को भी कपा के रखने के लिए काफी थे। इसी बंजर रीजन की गहराइयों में जन और जुनर हाथ में हाथ लेके आगे बढ़ रहे होते हैं। अपनी रिइंकार्नेशन लेवल की कल्टिवेशन के बाद भी जन कभी रिलैक्स नहीं होता। एंजाइटी, दिल को झकझोर देने वाला टेंशन, डर और अनसर्टेनिटी, ये सारे इमोशन साथ में मिक्स होके एक ऐसे सफोकेटिंग माहौल को बनाते हैं जैसे प्रोफाउंड घोस्ट रियम और भी डेंजरस लगता है। इस पल जियान ने अपनी
ग्लेस फ्लेम को एक्टिवेट कर दिया था। जियान की होली फ्लेम उस बुड्ढे की सोल फोर्स से साथ मिलकर काम कर रही थी। ये दोनों ऐसे टेम्पररी बैरियर को बनाते हैं जैसे इविल रेस के सुप्रीम लेवल के बींग्स भी इनकी मौजूदगी को सेंस नहीं कर सकते। ये सब करने के बाद ही जियान की चारों तरफ देखने की हिम्मत होती है। वर्ड से बहने वाली वो टेरिफाइंग शैडोज ये उसके एक्सप्रेशंस को और भी हार्ड कर देती हैं। ये जगह आउटर रिम की बिल्कुल कोर टेरिटरी थी। यहाँ पे एक नॉर्मल सेकंड स्टेज रिइंकार्नेशन भी अपने आप को सेफ फील नहीं करेगा। वहीं पे इन जीनियसेस में कोई फर्स्ट रिइंकार्नेशन से ऊपर नहीं होता है। किसी ने तो जस्ट एंटर किया था और ये मौत के बिल्कुल किनारे पे चल रहे होते हैं। कोई कहता है हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन के हिसाब से इन ज़ोयुआन का मेंशन वुफू इस जगह के आसमान में कहीं मौजूद है। उन ग्रेट फॉरवर्ड लेवल की टेक्निक्स के बारे में सोच के इन सब की आंखें फायरी हॉट हो जाती हैं। हालांकि कहने को तो रिइंकार्नेशन लेवल के एक्सपर्ट्स थे, लेकिन ये सुनने के बाद इनमें से कई इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं कि सीधे औरों को पीछे छोड़ के ऊपर उड़ गए थे। हमारा ध्यान भी उस धुंधले से आसमान में जाता है जहाँ पे एक टेरिफाइंग अननोन फोर्स से ढका हुआ एक जायंटिक मेंशन हवा में फ्लोट कर रहा था। इसका ऑपरेसिव ऑरा ऐसा होता है कि आसपास की इविल एनर्जी बिल्कुल पास नहीं भनकती, जैसे डर के कांप रही हो। इस मेंशन के आसपास का वर्ल्ड बार बार फ्रैक्चर होकर हील होता रहता था, जैसे इसका वो मिस्टीरियस प्रेशर पूरी दुनिया को कोलैप्स कर देगा। जब जियान की नजरें इस मेंशन के ऊपर जाती हैं, अचानक से उसकी बॉडी टेंस हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अपनी पावरफुल सोल फोर्स के साथ भी वो इस मेंशन की जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाता। जब जब उसकी सोल फोर्सेस के पास जाया करती थी, एक बॉटमलेस ब्लैक होल से तुरंत ही निकल लिया करता था। जन मनी मन में कहता है इस लेवल की क्रिएशन ये सच में ग्रेट थाउजेंड पैलेस के डीमन स्लेयर किंग की वर्दी है। हाउएवर इससे पहले जन कोई प्लान बना पाता, वो कई लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये कई ब्लैक शेडोज में ट्रांसफॉर्म होके उस इविल मेंशन की तरफ चले जाते हैं। तुरंत ही जन के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए थे। वेंग बज की साउंड से उसकी पावरफुल स्पिरिचुअल वेव फैलती है। वो सोल मैसेज में बोलते हैं मत जाओ, या तुम एनिमी को अलर्ट करना चाहते हो। तुरंत इस ओवरवेलिंग सोल फोर्स ने इन सभी को दबोच लिया था। नॉर्मली ये मरते हैं जीते हैं जियान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज अलग था। ये फेस कर रहे थे यहाँ पे इविल रेस को, जो कि पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के दुश्मन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी दुनिया में नहीं है। डीमन स्लेयर किंग ज़ोयुआन का मेंशन वैली हवा में इस तरीके से खुलेआम कभी फ्लोट नहीं करता अगर कुछ बहुत गलत नहीं होता। हाउएवर जियान अकेला होता है और भागने वाले होते हैं कई रिइंकार्नेशंस। इनमें से कई लोग अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जियान के कंट्रोल से बाहर चले गए थे। वर्ल्ड में इन सिलुएट्स को डिसअपीयर होते हुए देख के जन पेनी आवाज में कहता है डैम इट। वहीं पे जूनियर बताते हैं कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल ट्राइब में टोटल 108 रॉयल क्लैंस हैं। इनमें से 17 हैं होली क्लैंस। बेसिकली होली लेवल के क्लैंस उन्हें कहा जाता है जिनके पास रेड किंग की पावर होती है। लॉर्ड ज़ोयुआन ने जिस क्लैन को वाइप आउट किया था उसका नाम था ओल्ड प्रोफाउंड गोज क्लैन। लेकिन इतने सारे रिइंकार्नेशंस के बाद आखिर कौन ही कह सकता है कि उनकी जगह भरी नहीं होगी। जन को ऊपर देख के ऐसा फील हुआ था जैसे कोई डेडली चीज ने देख रही हो। वहीं पे जो पीछे खड़े लोग रह गए होते हैं वो भले ही जियान से जेलस हो, लेकिन ऐसी खतरनाक जगह पे अपने आप को नियंत्रण में रखते हैं। ये कोई कंप्लेंट नहीं करते हैं। वो लड़की फेंगचिन, जुआन फेंगजी और भी कई लोग हल्की आवाज में पूछते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। जन बॉय से कोड के कहता है हमें गलत एक्शन नहीं लेना, जिस चीज की हमें जरूरत है वो है और इन्फॉर्मेशन। आसमान में सस्पेंड रहने वाला वो मेंशन कुछ ज्यादा ही अजीब है। अभी जूनर की रिइंकार्नेशन सील हल्की सी ट्रेम्बल हो रही थी। वो कहती ये फीलिंग ऐसी है कोई इस वुफू मेंशन का चारे की तरह इस्तेमाल करके हमें अपने जाल में फंसाना चाहता है। ये सुन के जन जस्ट रिएक्ट ही करने वाला था, लेकिन तभी बूम की आवाज के साथ दूर का स्पेस फट आता, इसमें से कई डार्क शैडोज इरप्ट होती हैं। वहीं पे दुनिया एक लेवल और अंधकार से ढक जाती है। वही थी वो की चीखों की आवाजें। देखने वालों के रोंगटे तब खड़े हो गए थे जब वो देखते हैं कि वो भागने वाले रिइंकार्नेशन लेवल के जीनियसेस इस तरीके से उन डार्क शैडोज के दौरान निकले जा रहे हैं। एक डार्क शैडो किसी के सीने में हाथ घुसा देती है तो दूसरा किसी को बीच में से फाड़ देती है। स्प्लैट स्प्लैट की आवाजों के साथ जमीन पे खून गिरा था। ये नजारा एकदम रूह को कपा देने वाला था। सबके चेहरों से रंग उड़ गए होते हैं, उनकी बॉडीज जैसे अंदर से खाली हो गई हो। बेसिकली टोटल नंबर की बात करी है तो 3 रिइंकार्नेशन लेवल के हेवन चोजन ने एफर्टलेसली खत्म कर दिया गया था। ये ना ही कोई रेजिस्टेंस कर पाए ना ही स्ट्रगल। देखने वाले वॉलंटरी ट्रेम्बल होते हैं। फिर जब इनकी नजरें शैडोई फिगर के पीछे की तरफ जाती हैं, फाइनली दिखाई देती है कोलोसल क्रीचर की हल्की सी आउटलाइन जिसे डार्क क्रैक्स ढक रहे थे। वो जीनियसेस जिनकी आंखों से जाने खत्म हो रही थी, ये जियान और बाकियों की तरफ देख के अपनी आखिरी धाड़ मारते हैं, जैसे कह रहे हो कि हमें बचाओ। लेकिन तभी पीछे से खूनी जबड़ा खुलता है। इन तीनों की बॉडीज को सीधा निगल लिया जाता है। फिर गूंजती वो चबाने की वेट क्रंचिंग आवाजें। इनमें से हर एक साउंड लोगों के पसीने छोड़ा दिया करता था। इवन ये जानते थे कि वुफू की जर्नी बिल्कुल आसान नहीं रहने वाली, लेकिन इस लेवल का खतरा, इस लेवल की पावर, वेल ऐसा कुछ इन सब ने कभी इमेजिन नहीं किया होता। लेकिन कोई डीमन स्लेयर किंग लिल्यूशन को ब्लेम भी नहीं कर सकता था। ऐसी अपॉर्चुनिटीज के साथ भारी डेंजर्स भी आते हैं और ये रूल
था पफ के सॉन्ग से जूनियर के शरीर को फ्लेम ने ढक लिया था। वो जियान को सीरियसली देख के बोलती बदर जियान हमें जाना होगा, वो चीज हम उसे फाइट नहीं कर सकते और याद रखो कि हम अभी आउटर टेरिटरी में, हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उस वुफो के अंदर जाने की। वो गोल्डन पेपर जैसे लैंग ल्यूशन ने आपको दिया था वो हमें अंदर जाने में हेल्प करेगा, लेकिन अभी जियान की आंखें फटे की फटी रह गई होती हैं जैसे जूनियर की बात न सुन रहा हो, क्योंकि इस जगह पे आने के बाद ये पहली बार था जब जियान की आंखों में सोलमनेस की जगह पे एक एक्साइटमेंट को देख सकते हैं। वो आगे इशारा करके बोलते हैं वेट, वो क्रीचर क्या वो डीप सी की डीवन वेल क्लैन से है? अब इस पल जियान को कौन सा नशा चढ़ा है इसके बारे में तो तुम्हारा भाई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि औरों की तो जान बिल्कुल हलक में आ चुकी है। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हो तो डेफिनेटली हमें बताना। हालांकि तुम्हारे भाई के पास कुछ क्लूज हैं बट इट्स बेटर टू नॉट टू रिवील देम। हम नेक्स्ट एपिसोड में इस क्रीचर के बारे में जानेंगे, बीच में कई सरप्राइजेस छिपे हुए हैं जिनके बारे में तुम्हें कोई स्पॉयलर्स नहीं देने वाला। फाइनली एंटर करेंगे ज़ोयुआन की वुफू मैंशन में। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जैसे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एट द सेम टाइम जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है वो हेलगार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। मेंबरशिप को ज्वाइन करने से आप अर्ली एक्सेस जैसे फीचर को एंजॉय कर पाएंगे। साथ में आपके जो भी कमेंट्स जो भी सवाल होंगे वो तुम्हारे भाई के डैशबोर्ड पे सबसे ऊपर दिखने वाले हैं, और जिनका मन एक से ना भरे रहना चाहे हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर योसिफ पर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।